दोस्तों, ये वेब सीरीज रिसेंटली रिलीज हुई है और इसकी कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में हम तिहाड़ जेल की सच्चाई देखेंगे कि आखिर जेलों के अंदर क्या होता है। जेल हमें बाहर से जेल ही लगता है, लेकिन अंदर कैसे कैसे करप्ट धंधे होते हैं। जब बाहरी दुनिया में कोई हलचल होती है तो जेल के अंदर उसका क्या असर होता है, और यदि उन खूंखार कैदियों के बीच कोई सीधा साधा जेलर चला जाए तो उसका क्या हाल होता है। कौन थी रंगा बिल्ला, क्या क्या हुआ तिहाड़ जेल में, ये सब कुछ हम इस कहानी में जानेंगे। इस वेब सीरीज में 7 एपिसोड हैं, तो आइए देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सुनील कुमार गुप्ता नाम के एक लड़के को देखते हैं। सुनील के परिवार में उसकी माँ, पिता और उसका बड़ा भाई और उसकी छोटी बहन है। सुनील आज अपने इंटरव्यू के लिए आया है। इंटरव्यूअर उससे पूछते हैं कि इस नौकरी के लिए लंबा चौड़ा होना जरूरी है और आपको यही जॉब क्यों चाहिए। सुनील ने बताया कि मेरे पिता रिटायर हैं और उनकी आंख में प्रॉब्लम है और माँ रेलवे अस्पताल में मिडवाइफ है। इस उम्र में भी कभी भी बीच रात में काम पर जाना पड़ता है और बड़े भाई की नौकरी कुछ खास नहीं है, उसकी भी शादी करनी है, घर में खर्चे बढ़ेंगे और मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूं और मैं देश के लिए भी कुछ करना चाहता हूं। और इस नौकरी की बहुत ज्यादा डिमांड भी नहीं है, बाहर थोड़े से कैंडिडेट बैठे हुए हैं। मैं एक ईमानदार और मेहनती लड़का हूं। ये नौकरी मेरे लिए परफेक्ट है और ये नौकरी मुझे मिली तो मैं दिल्ली में ही अपने परिवार के साथ रहूंगा और उनका ख्याल रख पाऊंगा। और फिर क्या था, सुनील को तिहाड़ जेल में नौकरी मिल जाती है। उसे एएसपी जेलर की नौकरी मिली थी, लेकिन ये नौकरी देश और समाज के लिए बाकी सरकारी नौकरियों की तरह नहीं थी। और अगले दिन सुनील तिहाड़ जेल में ज्वाइनिंग के लिए जाता है। वहाँ पर 2 लड़के और आए हुए थे। एक का नाम था मंगत और दूसरे का नाम था दहिया। दहिया जहाँ हरियाणा से आया था और मंगत पंजाब से। उन दोनों को ज्वाइनिंग की परमिशन मिल गई, लेकिन सुनील को साफ साफ कह दिया गया कि ये नौकरी तुम जैसों के लिए नहीं है और उसका ज्वाइनिंग लेटर वापस कर दिया गया। सुनील ये बात सुनकर उदास हो गया था। तभी उसके सामने चार्ल्स सोबराज नाम का एक अंग्रेज आदमी आता है। उसे सुनील की परेशानी के बारे में पता था। उसने सुनील को अपना नाम भी नहीं बताया और उसका लेटर लेकर ऑफिस में चला गया। और 2 मिनट के बाद वो ऑफिस से बाहर आया तो उसने सुनील की नौकरी पक्की करा दी थी और उसे ज्वाइनिंग का ऑर्डर भी मिल गया था। सुनील ये सब देखकर हैरान था और इतना हैरान कि उसने चार्ल्स सोबराज की मदद के लिए उसका थैंक यू भी नहीं किया। तभी उसके सामने राजेश तोमर आ जाते हैं। तोमर सुनील का सीनियर है। ये सब लोग एक टीम में काम करते हैं और अब तोमर के अंडर में सुनील, मंगत और दहिया, इन तीनों को काम करना होगा। वो तीनों को अपने साथ जेल के अंदर ले गया। वहाँ पर उसने जेल का सर्कस उन्हें दिखाया। वहाँ पर खूंखार कैदी मौजूद थे। तोमर ने उन्हें समझाया कि एक टीम की तरह रहना, नहीं तो ये कैदी तुम लोगों को खा जाएंगे। इतना सब के बाद सुनील अपने घर चला जाता है। सुनील के घर वाले इस जॉब को पसंद नहीं करते। घर के अंदर पैर रखने से पहले उसकी माँ ने कह दिया कि पहले जाकर नहा लो। अब ये बात तो पता है कि उसने नहाने को क्यों कहा, क्योंकि वो सब जेल को एक गंदी जगह मानते हैं। वैसे सुनील का बड़ा भाई घर वालों से सुनील के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो सुनील को बहुत प्यार करता है। खैर, अगले दिन फिर से सुनील डरा सहमा सा अपनी ड्यूटी के लिए जाता है। तोमर आज फिर से उन तीनों को कैदियों से मिलवाने लेकर जाता है। वो बताता है कि यहाँ 3 गैंग हैं, एक हड्डी गैंग, एक त्यागी गैंग और एक सरदार गैंग। तीनों गैंग का अपना अपना एक लीडर है। त्यागियों का धंधा नशे का है। वो लोग जेल के अंदर नशा बनाते हैं और इन सब का पैसा बड़े बड़े अफसर मिलकर खाते हैं और इन तीनों गैंग के लीडर से बड़े बड़े अफसर भी डरते हैं। ये सब बातें करते हुए कैदियों ने अपना एक प्लान बनाया। हड्डी गैंग के आदमियों ने सरजू नाम के आदमी पर हमला कर दिया और उस खून के छींटे सुनील पर जा पड़े। सुनील ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया और वहाँ के कुछ लोग उसे संभालते हुए उन कैदियों से दूर लेकर गए। सुनील घबराया हुआ अपने फेस का खून साफ करने लगा, क्योंकि उसने ये सब पहली बार देखा था। उसके मन में बहुत डर था कि आखिर वो यहाँ टिकेगा कैसे। उसने सोचा था कि दिल्ली शहर में नौकरी करूंगा तो रात को अपने घर जाया करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज से सुनील की नाइट ड्यूटी है। और फिर सुनील के पास वो सरजू नाम का कैदी आता है जिस पर उन कैदियों ने हमला किया था। वो सुनील से कहता है कि सर मुझे दूसरे ब्लॉक में डाल दीजिए, नहीं तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। सुनील ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि अभी सुनील के हाथों में कुछ भी नहीं है। इसके लिए वो फिर से चार्ल्स सोबराज के पास जाता है
जिसने इस नौकरी के लिए सुनील की मदद की थी। चार्ल्स सोबराज के पास जाकर उसे पता चलता है कि दरअसल सोबराज यहाँ सजा काट रहा है। वो एक कैदी है, लेकिन उसका यहाँ इतना रुतबा है कि उसके बड़े बड़े ऑफिसर उसकी हर एक बात मानते हैं। सोबराज सुनील से नाराज था क्योंकि उस दिन सुनील ने उसका थैंक यू नहीं किया था। सुनील इसके लिए उसे माफी मांगता है और उस दिन का उसे थैंक यू भी करता है, लेकिन अभी सोबराज उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए सुनील वहाँ से चला जाता है और फिर अचानक बिना कुछ बताए जेल में होम मिनिस्टर की एंट्री हो जाती है। होम मिनिस्टर के आते ही जेल में जैसे खलबली सी मच गई। वो यहाँ देखने आए थे कि जेल के अंदर कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हो रहा, और ये सब संभालने की जिम्मेदारी आज सुनील की थी क्योंकि उसके आज नाइट ड्यूटी है। यदि होम मिनिस्टर को यहाँ के कोई काले धंधों के बारे में पता चला तो सुनील की नौकरी और बाकी अफसरों की नौकरी खतरे में आ जाएगी। सुनील सभी जगह एक एक करके होम मिनिस्टर को जेल का दौरा करवाता है। सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक कैदियों को होम मिनिस्टर के बारे में भनक लग जाती है। जैसे ही होम मिनिस्टर जेल से बाहर जाने लगते हैं, कैदी जोर जोर से नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। होम मिनिस्टर कहते हैं, ये कैसा शोर है, हमें जाकर देखना चाहिए। सुनील उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि रोज रोज नहीं होता, आपके यहाँ आने की खबर उन्हें मालूम चल गई होगी, इसलिए वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। होम मिनिस्टर उन कैदियों के पास जाते हैं, तभी अचानक एक कैदी के मुंह से होम मिनिस्टर को शराब की बू आ जाती है और वो सुनील पर चिल्लाने लगे कि आखिर जेल के अंदर शराब कैसे आई, इन कैदियों को शराब कहाँ से मिली। और ये बात इतनी बढ़ गई कि वहाँ के एसपी को नौकरी से निकाल दिया गया और इन सब की जिम्मेदारी सुनील पर थी, इसलिए उसके सीनियर ने सुनील को भी सस्पेंड कर दिया गया। सुनील बहुत उदास था। उसके घर वाले उसे समझाने लगे कि अच्छे ऑफिसरों की जेल में जरूरत पड़ती है, वो तुम्हें फिर से बुला लेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 3 दिन के बाद सुनील को जॉब के लिए फिर से तिहाड़ जेल में बुला लिया गया, क्योंकि तिहाड़ जेल में पहले से ही कोई ऑफिसर नहीं टिकते, इसलिए उन्हें सुनील की जरूरत है। लेकिन अब सुनील के साथ और भी कुछ बुरा होने वाला था। उसे अब फांसी ड्यूटी पर लगा दिया गया था, क्योंकि अब रंगा बिल्ला की फांसी होने वाली थी। रंगा बिल्ला के बारे में आप सभी जानते होंगे, और नहीं जानते तो आगे आपको पता चल जाएगा कि आखिर रंगा बिल्ला ने क्या क्राइम किया था जिससे उन्हें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। फांसी की बात सुनकर सुनील बहुत ही ज्यादा घबरा गया था कि आखिर वो फांसी ड्यूटी कैसे करेगा। और अगले दिन प्रतिभा सेन नाम की एक जर्नलिस्ट आने वाली थी, जिसका लिखा पीएम सीएम सभी पढ़ते हैं और उसके पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और उसके सवालों के जवाब सुनील को ही देने थे। तोमर सुनील को समझाता है कि 5 साल से तिहाड़ जेल में कोई भी फांसी नहीं हुई है। यदि कोई भी गड़बड़ हुई तो ये मीडिया वाले हम पर चढ़ जाएंगे। मंगा तो दुहिया को सुनील की मदद के लिए लगा दिया जाता है। सिक्योरिटी टाइट कर दो और किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि मरता हुआ आदमी बचने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। और फिर सुनील को रंगा बिल्ला से मिलवाया जाता है। बिल्ला ने बताया कि ये रंगा है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। और फिर बिल्ला ने भी यही कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ रंगा ने किया था। मतलब अभी तक ये प्रूफ नहीं हो सका कि क्राइम किसने किया था। ये दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन सच्चाई कभी भी सामने नहीं आई कि आखिर क्राइम किसने किया था। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक पर जाती है कि आखिर रंगा बिल्ला ने किया क्या था। दरअसल कुछ साल पहले रंगा और बिल्ला अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। रंगा ड्राइव कर रहा था और बिल्ला साइड पर बैठा हुआ था। सामने 2 स्टूडेंट खड़े हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की की उम्र थी 16 साल और लड़की की उम्र थी 14 साल। वो छात्र इनसे लिफ्ट मांगते हैं और ये दोनों अपनी गाड़ी में उन्हें बैठा लेते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन दोनों को रंगा धमकाने लगता है कि चुपचाप बैठे रहो। लड़की रोने लग जाती है और कहती है हमें जाने दो। बिल्ला ने उन्हें चुप कराने की कोशिश भी की, लेकिन रंगा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उसने उस लड़के को जान से मार दिया। और फिर दोनों रात को उस गाड़ी को जंगल की तरफ ले गए। और फिर रंगा ने उस लड़की के साथ गलत काम किया और उसे जान से मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने को बिल्ला को कहा, लेकिन बिल्ला ने ये काम करने के लिए साफ मना कर दिया। और फिर रंगा ने अकेले ही उस लड़के और लड़की की लाश को दफना दिया। और ये कहानी बिल्ला ने सुनाई थी। यही कहानी यदि रंगा से पूछी जाए तो सेम यही दोहराता है कि ये सब बिल्ला ने किया था, मेरा कोई कसूर नहीं है।
इसलिए अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया कि उन दोनों से असल में कसूरवार कौन था। लेकिन वही तोमर का मानना है कि कसूरवार कोई भी हो, लेकिन मौजूद तो वहाँ दोनों थे। यदि रंगा ने उनके साथ गलत किया तो बिल्ला उन्हें रोक सकता था। और यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। अभी तक रंगा बिल्ला को नहीं बताया गया कि उनका फांसी का दिन नजदीक आ गया है। सुनील जहाँ पर फांसी देनी है उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने जाता है कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है या नहीं, क्योंकि अब कोई गड़बड़ हुई तो फिर से सब कुछ सुनील पर आएगा, क्योंकि ये ड्यूटी अब सुनील की थी। और फिर जेल में पत्रकार प्रतिभा सेन भी आ जाती है। सुनील को जिस तरह से समझाया गया था कि तुम्हें प्रतिभा सेन के सवालों को सिर्फ घुमाना है, उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देना। यहाँ प्रतिभा सेन बताती है कि बिल्ला इनोसेंट है, उसने कोई भी क्राइम नहीं किया। सुनील कहता है आप अपने सवाल राइटिंग में दे दीजिए, हम उनके जवाब दे देंगे। और फिर प्रतिभा वहाँ से गुस्से से उठकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुनील के कैबिन में किसी लड़की का फोन आता है। उसका नाम था प्रिया। उसने बताया कि मेरे घर में नया फोन लगा था और मैं किसी भी नंबर पर कॉल करती रहती थी और आज तुम्हें कॉल लग गया, आखिर तुम कौन हो? सुनील ने बताया कि मैं एक जेलर हूँ। प्रिया कहती है कि रंगा बिल्ला की फांसी की जिम्मेदारी तो आपकी होगी ना? सुनील प्राउड फील करते हुए कहता है कि हाँ, उनकी फांसी की जिम्मेदारी मेरी है। वो पूछती है कि तुम्हें डर नहीं लगता उनसे? सुनील कहता है कि क्या कोई वो राक्षस है? प्रिया कहती है वो राक्षस नहीं तो और क्या है, दोनों ने मिलकर कितनी बेरहमी से उन दोनों बच्चों को मारा था। और यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि रंगा बिल्ला के लिए लोगों में कितनी नफरत है। उनके बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता कि उन दोनों में से एक बेकसूर है। खैर, सुनील फोन रख देता है और फिर प्रतिभा सेन रंगा बिल्ला से जेल के अंदर इंटरव्यू लेने जाती है। बिल्ला फिर से अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि मैंने कुछ नहीं किया था, मैं उस वक्त मौजूद तो था, लेकिन सब कुछ रंगा ने किया था। प्रतिभा जब कोई पर्सनल सवाल करती है तो सुनील उसे रोक देता है, क्योंकि उसकी ये ड्यूटी थी। और फिर फांसी का दिन भी आ जाता है। फांसी के कुछ वक्त पहले रंगा बिल्ला को बता दिया जाता है कि आज उनकी फांसी का दिन है। दोनों बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं और फिर उन्हें ले जाया जाता है। पूरी तैयारियां हो चुकी थी। बिल्ला को जबरदस्ती खींच कर लाया गया। वहीं रंगा अपने आप ही बड़ी ही शांति से वहां पर आ गया और वो सबसे कहने लगा कि मैंने जो कुछ भी किया माफ कर देना, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। और फिर दोनों को फांसी दी जाती है। डॉक्टर जब उनकी पल्स चेक करते हैं तो बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा की पल्स अभी भी चल रही थी। ये सब देखकर तोमर सुनील पर चिल्लाने लग जाता है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी थी, ऐसा कैसे हो गया कि आखिर फांसी देने के बाद भी कोई जिंदा कैसे रह सकता है? उनके सीनियर कहते हैं कि थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद भी रंगा की पल्स चल रही थी और अब ये सबके लिए हैरानी की बात थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और इससे आगे की कहानी हम पार्ट 2 में जानेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और इससे पहले ये सच्चाई किसी को भी पता नहीं होगी कि रंगा के साथ ऐसा भी हुआ था। यदि रंगा जिंदा है तो आखिर वो मरेगा कैसे, ये सब हम आगे जानेंगे।